राजस्थान के जयपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राकेश होता है, उसके घर में भरा पूरा परिवार होता है और वह कारपेंटर का काम किया करता है। तो यहाँ पर जो राकेश होता है, जैसे जवान होता है तो सोचने लगता है कि अच्छे पैसे कमाऊंगा और इसीलिए बेंगलुरु चला जाता है। वहाँ पर जाकर वह कारपेंटरी करने लगता है और धीरे धीरे एक ठेकेदार बन जाता है। राकेश जो होता है वहाँ से पैसे कमाया करता है 70 से 80 हज़ार रुपये महीने का, और उनमें से आधे पैसे अपने घर वालों के पास भेज दिया करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सारे पैसे दिया करता था लेकिन घर वाले बिल्कुल भी पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं। तो राकेश को अपने फ्यूचर की टेंशन होती है और इसी वजह से वह वहाँ पर अपने पैसे इकट्ठा करने लगता है। कुछ दिनों में उसके पास जब कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके बाद वह वहीं पर अपना फ्लैट ले लेता है और उसके बाद बेंगलुरु में उसी फ्लैट में रहकर कारपेंटर की ठेकेदारी का काम करने लगता है। अक्टूबर 2024 की बात होती है। राकेश के पास तकरीबन 2 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं और उन 2 लाख रुपयों को लेकर वह यहां से जयपुर जाना चाहता है अपने घर वालों के पास और इन पैसों को अपने घर वालों को देना चाहता है। वह ट्रेन में बैठता है और ट्रेन में बैठकर बेंगलुरु से जयपुर के लिए निकल देता है। लेकिन रास्ते में जैसे वो 200 से 250 किलोमीटर दूर तक सफर तय करता है तो उसी दौरान ट्रेन के अंदर शाम हो जाती है और शाम के समय वह खाना खाने के बारे में सोचने लगता है। शाम के समय जो अपनी सीट पर बैठकर खाना खाता है, सभी लोग खाना खा रहे थे क्योंकि उस कैबिनेट में, जिस कैबिनेट में राकेश बैठा हुआ था, उसमें एक सीट का रिजर्वेशन उसने करवा रखा था और बाकी सीटों पर और यात्री बैठे हुए थे। ऊपर वाली सीट थी उसकी, लेकिन जब बैठने का समय होता है तो वो नीचे वाली सीट पर बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर जब वह खाना खाता है तो उसके परांठे थे उसके पास, और जैसे पराठा खोलकर वह खाने लगता है तो आधा पराठा खाते ही उसे बड़ा ही अजीब सा फील होने लगता है और उसके बाद वह उस टिफिन को बंद करके ऊपर वाले कंपार्टमेंट में चला जाता है लेटने के लिए, क्योंकि उसे पराठा खाने के बाद बहुत ही अजीब फील हुआ था। यहाँ पर वह थोड़ी देर तक तो वहां पर लौटता है, लेकिन तभी अचानक से उसे बहुत जोर से उल्टी आती है और वह नीचे की तरफ अपना मुंह करके एकदम से उल्टी कर देता है। वहां पर जितने भी यात्री बैठे हुए थे, जैसे ही राकेश ऊपर से वॉमिटिंग करता है तो यहां पर सभी लोग एकदम से पैनिक करते हैं और पैनिक करके वहां से बाहर निकल जाते हैं। जहां पर राकेश का मुंह होता है उसके ही नीचे एक लड़की बैठी हुई थी, जिस लड़की का नाम होता है अनीता। अनीता की उम्र भी लगभग 23-24 साल रही होगी और वह देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसने साड़ी पहन रखी थी और वह नागपुर जा रही थी। लेकिन जैसे ही राकेश वॉमिटिंग करता है तो उसकी साड़ी के ऊपर उसकी वॉमिटिंग हो जाती है और वह भी एकदम से खड़ी होती है और जहां पर वो लोग गए हुए थे उनकी तरफ जाने लगती है। लेकिन वो लोग उसे इशारा करते हैं, कहते कि दूर रहो, तुम्हारे ऊपर भी ये लगा हुआ है और तुम वहीं पर खड़ी रहो। अनीता ये देखती है कि हाँ वो सही कह रहे हैं, तो वहीं पर रुक जाती है और राकेश की तरफ देखने लगती है। लोग उसे तरह तरह से नाम सुनाने लगते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल पागल हो गया है क्या, बिल्कुल भी वहां पर जाकर नहीं कर सकता था जहां पर करते हैं, यहां पर ही कर दिया। लेकिन राकेश जो होता है उसकी लगातार तबीयत खराब होती जा रही है और बोलना तो उसके बिल्कुल भी बस की नहीं है। अनीता जो होती है वो सीट के नीचे से अपना बैग निकालती है और बैग में से एक दुपट्टा निकालकर अपने ऊपर जो उसकी वॉमिटिंग पड़ी हुई थी राकेश की, उनको साफ करने लगती है। और तभी उसकी नजर राकेश की तरफ जाती है, जिसकी आंखों में आंसू थे और वह बड़ा ही बदहवास सा दिखाई दे रहा था। यहाँ पर राकेश दोबारा से वॉमिटिंग करता है और उसकी उल्टी में इस बार ब्लड भी आ गया था। तो यहाँ पर अनीता को मामले की गंभीरता के बारे में पता चलता है और वह उस पर तरस खाकर ऊपर चढ़ जाती है जैसे तैसे करके और उसको सहारा देने लगती है। राकेश जब अनीता को उसे सहारा देता हुआ दिखता है तो उसकी तरफ देखकर कहने लगता है, देखो लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, तो तुम ऐसा करो, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, इनको अपने पास रख लो, क्योंकि अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो उसके बाद इन पैसों को तुम मेरे पिताजी के पास पहुंचा देना, तुम्हें मैं अपना नंबर देता हूं घर वालों का। ऐसा कहकर वो उन पैसों को निकालता है और जैसे नंबर बताने वाला होता है तो यहाँ पर अनीता कहती है, देखो पहले तो धैर्य रखो, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा और तुम परेशान मत हो। लेकिन यहाँ पर राकेश को पूरा विश्वास था कि वह थोड़ी देर में इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा और धीरे धीरे ये बेहोशी भी उसे आने लगती है। पैसों को उसे देकर वह एकदम से बेहोश सा हो जाता है। ना तो उसने पूरा नंबर बताया था और ना ही उससे आगे उसने कोई बात की थी कि उसे एड्रेस भी पता चले उसके घर वालों का। तो यहाँ पर वह काफी ज्यादा परेशान होती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन उतनी देर में जो लोग नीचे से पैनिक होकर दूर हट गए थे उन्होंने सफाई कर्मी को बुलाया और साथ में पुलिस वालों को भी यहाँ पर बुला लिया था। पुलिस वाले भी आ जाते हैं सफाई कर्मियों के साथ साथ। तो सफाई कर्मी उस कैबिनेट की सफाई करते हैं, लेकिन पुलिस वाले राकेश को ऊपर से नीचे उतारते हैं और नीचे उतारने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं।
अब जो अनीता होती है उसके दिमाग में ये बात घूम रही है कि राकेश ने उसे पैसे दिए हैं उसके घर पहुंचाने के लिए, लेकिन उसे एड्रेस नहीं पता है। अगर वो इन पैसों को पुलिस वालों को देती है तो हो सकता है पुलिस वाले इन पैसों को भी अपने पास रख ले और राकेश के घर वालों तक ये पैसे ना पहुंच सकें। तो वो बड़ी असमंजस में हो जाती है, सोचने लगती है कि अब क्या करूं, ट्रेन में रहूं या इसके साथ उतरूं। तो वह सोचती है कि कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते ही इनका साथ दे देती हूं और इसके साथ ही उतर जाती हूं। जब पुलिस वाले इनके घर वालों को बुलाएंगे तो उसके बाद मैं भी वहीं पर उनको ये पैसे दे दूंगी। ऐसा सोचकर जो अनीता होती है वो राकेश के साथ ही उतर जाती है और उसके साथ साथ ही चलने लगती है। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उसे ले जाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और उसके बाद अनीता से इस बारे में पूछताछ करने लगते हैं। अनीता उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है, कहती है कि कुछ भी नहीं, ये हमारे साथ में बैठकर ही खाना खा रहे थे। इन्होंने अपने घर से लाया हुआ टिफिन खोला था और खोलने के बाद जैसे आधा पराठा खाते हैं तो उसके बाद अचानक से इनकी तबीयत खराब होती है और ये ऊपर आराम करने के लिए लेट जाते हैं। हम सभी लोग समझ रहे थे कि शायद वैसे ही ऊपर जाकर लेट गए हैं या फिर ऊपर जाकर अपना टिफिन खाएंगे, लेकिन उतनी देर में अचानक से वॉमिटिंग कर देते हैं और यहाँ पर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। ज्यादा वॉमिटिंग मेरे ऊपर ही डल गई थी, तो उसके बाद मैं साफ करती हूँ और साफ करने के बाद मैं इस पर तरस खाकर इसकी तरफ चली जाती हूँ क्योंकि इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। जब मैं वहां पर जाती हूं तो ये पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद आप लोग आ जाते हैं। इसके बाद पूरी बात को पुलिस वाले सुनते हैं और वहां से राकेश की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहां पर जो लड़की अनीता होती है वह सोचने लगती है कि इन पैसों को भी पुलिस वालों को दे देती हूं, क्योंकि पुलिस वालों को शक था कि लूटपाट की वजह से इसके खाने में कुछ ऐसा वैसा मिलाया गया है। तो इसी वजह से जो अनीता होती है वो सोचने लगती है कि कहीं ये पैसे मेरे पास है और पुलिस वालों ने अगर मेरी तलाशी ली तो उसके बाद मैं फंस सकती हूँ, क्यों ना पुलिस वालों को ये बात भी बता देती हूँ। इसी वजह से जो अनीता होती है पुलिस वालों को बुलाकर कह देती है कि साहब ये 2 लाख रुपए और इसने मुझे दिए थे, कहा था कि मेरे घर वालों तक पहुंचा देना, और उसके बाद ये बेहोश हो गए थे। अब यहां पर पुलिस वाले जब 2 लाख रुपए उसके पास देखते हैं तो कहने लगते हैं कि तुमने पहले हमें ये बात क्यों नहीं बताई। तो अनीता कहती है कि साहब इसने कहा था कि पुलिस वालों को मत देना, तो इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अब मुझे सही नहीं लगा कि आपको ये बात ना बताई जाए, तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया। पुलिस वाले उस पर शक करने लगते हैं और उसके बाद उसकी और भी तलाशी ली जाती है। तो यहाँ पर उसके पास 30,000 रुपए और मिलते हैं। तो पुलिस वाले 2 लाख रुपए वो जो राकेश के थे और 30,000 रुपए जो कि अनीता के थे उन सभी को ले लेते हैं और कहते हैं कि देखो जब तक इसे होश नहीं आएगा तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है और तुम भी यहीं पर रहोगे इसी के साथ में। अब अनीता जो होती है वो काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे अपनी मां के पास जाना था नागपुर, लेकिन वो यहां पर फंस चुकी है। इसके बाद वह सोचने लगती है कि अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, और इसी वजह से वह उसकी देखरेख करने लगती है। हॉस्पिटल के अंदर उसकी अच्छे से देखरेख करती है और पुलिस वाले उसका इलाज करवाते हैं। यहां पर अनीता इस बात से काफी ज्यादा घबराई हुई होती है कि अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। उसने अपनी मां के पास फोन तो कर दिया था और मां भी यहां पर आने वाली थी, लेकिन फिर भी वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अब पुलिस वालों ने एक महिला कांस्टेबल को वहां पर उसकी देखरेख के लिए छोड़ रखा था कि कहीं अनीता यहां से भाग न जाए। तो वह महिला कांस्टेबल जब इस अनीता को घबराया हुआ देखती है और उसकी सेवा करने के तरीके को देखती है तो उसके बाद उसे विश्वास हो जाता है कि यह बिल्कुल निर्दोष है और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वह उससे बात करने लगती है, कहती है कि देखो तुम्हारी सेवा करने के तरीके को देखकर लग नहीं रहा कि तुमने कुछ ऐसा किया होगा। तो यहां पर अनीता कहती है कि हाँ मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं तो खामखा ही इस चक्कर में फंस रही हूं। लेकिन तभी वह महिला कांस्टेबल कहती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया है, तुम सच्ची हो, तो तुम कैसी भी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और सारा के सारा गुनाह तुम्हारे ऊपर से उतर जाएगा। यहां पर अनीता इस बात को सुनकर थोड़ी सी रिलैक्स होती है और धीरे धीरे 2 दिन इन बातों को बीत जाते हैं। 2 दिन बाद राकेश को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। अब तक यहां पर अनीता जो थी उसकी मां भी किसी व्यक्ति के साथ यहां पर आ गई थी, और जैसे राकेश को होश आता है तो यहां पर पुलिस वालों को बुलाया जाता है और उसका बयान लिया जाता है। राकेश बता देता है कि देखो इन्होंने तो मेरे साथ इंसानियत ही दिखाई है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो 2 लाख रुपए भी मैंने इनको दिए थे। ये जो कुछ भी हुआ है हो सकता है शायद मेरे खाने में कुछ मिला हुआ हो, और वो खाना तो मैं घर से लेकर आया था, उसको तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राकेश होता है उसके जो घर वाले होते हैं वे भी यहाँ पर आ गए थे। वे हैरान हो जाते हैं कि घर से लेकर आया था, उसकी तरफ देखने लगते हैं। और इधर जो पुलिस वाले होते हैं वे भी पूछने लगते हैं कि तुमने तो बताया था कि तुम जयपुर राजस्थान के रहने वाले हो और जयपुर ही तुम जा रहे थे, तो फिर खाना तुम घर से कैसे लेकर आते हो। तो यहाँ पर राकेश एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनने के बाद माता पिता भी हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल राकेश ने बेंगलुरु में रहकर जो फ्लैट लिया था, जब वो फ्लैट ले लेता है तो उसके बाद उसे एक दिव्या नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद वह दिव्या के माता पिता और दिव्या के साथ उसी फ्लैट के अंदर रहने लगता है।
धीरे धीरे रहते रहते जब कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद अचानक से जो राकेश होता है वह दिव्या से शादी के लिए कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर दिव्या बार बार इस बात को टाल दिया करती और कहा करती कि हम दोनों एक साथ तो रह ही रहे हैं, कौन सी बड़ी दिक्कत है। राकेश दिव्या के ऊपर खूब सारा पैसा खर्च किया करता और उसे अच्छी तरह से रखता है, लेकिन दिव्या फिर भी शादी के लिए नहीं कह रही थी। तो तभी जो राकेश होता है वह कहता है अक्टूबर 2024 में कि ठीक है, मैं घर जा रहा हूं और घर वालों को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा और हम दोनों इस बार एक साथ शादी करेंगे। उसके बाद दिव्या और उसकी माँ उसके लिए अच्छे से खाना पैक करती है और वो आ जाता है, लेकिन रास्ते में जैसे वो खाना खाता है तो खाने को खाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब पुलिस वाले और घर वाले ये सारी बात सुनते हैं तो उसके बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि हो ना हो इस खाने के अंदर उसकी उस प्रेमिका ने कुछ ना कुछ मिलाया है, कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर जरूर होगा। इसी वजह से यहाँ पर राकेश को लेकर, उसके परिवार को लेकर, साथ में जो अनीता होती है उसके परिवार को लेकर वो सभी लोग वहां से बेंगलुरु चले जाते हैं। यहां से तकरीबन 250 किलोमीटर का सफर था और इस सफर को तय करने के बाद वो लोग उसी फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले दिव्या और उसके माता पिता को उठा लेते हैं और उठाने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो लोग पूरा के पूरा भेद खोल देते हैं। दरअसल यहाँ पर दिव्या बताती है कि इस जैसे राकेश मैंने कई फंसा रखे हैं और उन सभी से मैं पैसे इकट्ठा करती हूँ, पैसे हटकर ही हमारा जीवन व्यतीत हुआ करता है और इसी तरह से हम लोग जिया करते हैं। लेकिन ये मुझसे शादी के लिए बोलने लगा और मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसी वजह से मैं इससे मना करती रहती हूँ। लेकिन अब ये जा रहा है वहां पर और वहां पर जाकर मुझसे शादी की बात करने के लिए अपने माता पिता को लेकर आने वाला था। तो मैं अपनी माँ से इस बारे में बात करती हूँ तो इस बात को सुनकर माँ भी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करें जिससे फ्लैट भी हमारे पास रहा है और उसके बाद इससे शादी भी ना करनी पड़े। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटी एक प्लान बनाती हैं और प्लान के तहत ही उसके खाने में विषैला पदार्थ मिलाया गया था और इसके बाद जब राकेश उसे ट्रेन में खाता है तो उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ पर राकेश के सामने जब एक पूरी हकीकत आती है तो उसके बाद उसे वो पल याद आने लगते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर जो अनीता होती है वह उसे संभालती है, कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम यहीं पर आराम करो। अनीता राकेश की अच्छी तरह से देखरेख करती है क्योंकि इस कार्रवाई को आगे बढ़ने में तकरीबन 1 महीना लगता है। तो 1 महीना तक अनीता राकेश की अच्छे से देखरेख करती है, उसको टाइम पर दवाई देती है क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी उसके साथ, तो उसे पता था कि कौन सी दवाई टाइम पर देनी है। और 1 महीने बाद जब राकेश अच्छा भला हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो राकेश के माता पिता और उसके परिवार वाले होते हैं वह अनीता के इसके सेवा भाव को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, क्या तुम हमारे बेटे से शादी कर सकती हो, क्योंकि तुम भी शादी लायक हो और हमारा बेटा भी शादी लायक है। इधर जो अनीता होती है अब तक उससे काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट भी हो चुकी थी, क्योंकि जब राकेश को पता चलता है कि दिव्या ने उसे धोखा दिया है तो वह अकेले में पड़ा पड़ा फूट फूट कर रोया करता था और यहाँ पर जो अनीता होती है वह उसे सहारा दिया करती थी। यहाँ पर अनीता की माँ भी वहीं पर थी और अनीता की माँ जब इस बात को सुनती है तो उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती और वह उनकी हाँ में मिला देती है। यहाँ पर फिलहाल तो अनीता और अनीता की माँ वहां से नागपुर चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब 1 साल बीतता है और यहाँ पर जब नवंबर 2025 आ जाता है, नवंबर 2025 में राकेश और अनीता की एक दूसरे से धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद फिलहाल वो अपने घर के अंदर आराम से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।